हेलो गाइस। ये है हमारा ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 5। चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हम देखे थे नेचुरल वेजिटेशन एग्जैक्टली है क्या। आपको मैं बताया था कि जो भी वेजिटेशन अगर बगैर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो करे तो उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसके कुछ की पॉइंट्स हम देखे थे, जैसे नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब ये बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो कर रहा है। इसके आगे हम देखे थे फॉर्म्स द बेस ऑफ इकोसिस्टम। जो वेजिटेशन है वो इकोसिस्टम का बेस फॉर्म करता है। इसके आगे एक नोट में हम देखे थे कि इंडेमिक और इंडिजिनस स्पेसीज हम किसे कहते हैं। आपको मैं बताया था कि जो भी स्पेसीज प्योरली इंडियन हो, कहने का मतलब कि जो इंडिया में ही पाया जाता हो, उसे हम कहते हैं इंडिजिनस स्पेसीज। इसके आगे जो हमारा टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। आपको मैं बताया था कैसे रिलीफ और जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट में हम देख चुके थे कि जो टेम्परेचर है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है। अब आपको मैं बताया था कि हाई टेम्परेचर होगा तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। क्यों होगा? आपको पता है कि ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है ना। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो फीचर्स हैं वो आपको मैं आके बता रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। आपको पता है कि अगर लंबे समय तक अगर सनलाइट का अगर रेज पड़ता रहेगा, जो सनलाइट है वो हमारे वेजिटेशन पे आता रहेगा, तो क्या होगा? बेटर ग्रोथ होगा वेजिटेशन का, है ना। इसके आगे जो हम देखे थे प्रिसिपिटेशन, कहने का मतलब बारिश, जो रेनफॉल है। अगर हैवी रेनफॉल है तो आपको पता है कि डेंस फॉरेस्ट होगा, कहने का मतलब काफ़ी घना जंगल होगा। इसके आगे मॉडरेट रेनफॉल, उसमें हम देखे थे डिसीडियस फॉरेस्ट होता है। आपको पता है कि डिसीडियस फॉरेस्ट दो तरह का होता है, एक है ड्राई डिसीडियस और दूसरा है मॉइस्ट डिसीडियस। लो रेनफॉल होगा तो थॉर्नी फॉरेस्ट होगा या फिर ग्रासलैंड होगा। इसके आगे हमें जो देखना था वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के नेचुरल वेजिटेशन है? हमें पता है कि इंडिया में 5 मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। पहला उसमें जो हमें देखने को मिला था वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको मैं बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसे हम एवरग्रीन क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि ये जो यहाँ इस जंगल में जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते को, पूरे जो अपने पत्ते हैं उसे कभी पूरे पत्ते को नहीं गिराते हैं। तो इसलिए क्या है, ये थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन ही रहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं एवरग्रीन। मतलब इन जगहों पे पतझड़ का मौसम नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, मतलब राउंड द ईयर ग्रीन दिखते रहेंगे बाहर से। तो इसे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको पता है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा, यहाँ पे हैवी रेनफॉल है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी यहाँ पे। आपको पता है कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक इसमें टर्म आया था मल्टी लेयर्ड। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू हाइट इसमें कई लेयर ऑफ ट्रीज होते हैं। तो इसी वजह से ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड। कई जो पेड़ हैं वो 60 मीटर या उससे ज़्यादा के भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं पेड़ के। इसके डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में। इसके आगे जो हमारा टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट था, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसमें रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपको बताया हूँ कि मॉइस्ट डिसीडियस होते हैं और ड्राई डिसीडियस। मॉइस्ट डिसीडियस कहने का मतलब जहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा बारिश हो रही हो। यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो, यहाँ पे फॉरेस्ट डेंस होगा। और यहाँ पे लेस डेंस होगा, यहाँ पे बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर है। इसके कुछ ट्रीज़ हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया था मैं। इसके आगे एक टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स। इसे हम देखे थे कि जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन पाया जाएगा? ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, है ना। इसके आगे जो आज हमें देखना है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही आप समझ सकते हो कि वो ऐसा फॉरेस्ट जो माउंटेनियस एरियाज में पाया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। कहने का मतलब इसमें एक तरह का फॉरेस्ट नहीं पाया जाता, इसमें 2-3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उस टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू हाइट यहाँ पे पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं ना। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू हाइट। कहने मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। आपको पता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं
तो टेम्परेचर क्या है, डाउन होता है। तो उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। इसमें 3 तरह का फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। पहला ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ये 1000 से 2000 मीटर ऊपर ऊपर जाने के बाद जो फॉरेस्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, टीक, बैम्बू, चेस्टनट। अब इससे भी अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएं, कहने का मतलब 1500 से 3000 मीटर, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है माउंटेनियस एरिया में उसे हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के एग्जाम्पल क्या हैं, कॉनिफेरस ट्रीज, इसमें आते हैं पाइन, देवदार, ओक, सिल्वर फर। तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सबसे ऊपर कहने का मतलब अगर हम 3600 मीटर से भी ऊपर जाते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है वो अल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख रहा है ट्रीज डिसअपियर कम्प्लीटली। कहने का मतलब कि यहाँ पे ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ग्रासलैंड पाया जाएगा। या फिर कहने का मतलब आप देखो मॉसेज, लाइकेंस एंड स्मॉल श्रब्स, यहाँ पे श्रब्स है, छोटे पौधे पाए जाएंगे, ग्रासलैंड होगा। यहाँ पे क्या है, ट्रीज नहीं होंगे। मॉसेस क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। लाइकेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक पॉइंट यहाँ पे आगे देखने को मिल रहा है नोमैडिक ट्राइब्स। यहाँ पे 2 तरह के नोमैडिक ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन में, पे याद रखना। उसमें पहले गुजर्स और दूसरे बकरवाल्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। आपको पता है कि ये जहाँ भी होगा जहाँ पे माउंटेन होंगे। तो पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखने को मिल रहा है हिमालयस, नीलगिरी हिल जो साउथ में है, वेस्टर्न घाट्स। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वहाँ पे भी जो माउंटेन होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें जो एनिमल्स है, कश्मीरी स्टैग, ये स्टेज लिख दिया है यहाँ पे, स्टैग है। इसके आगे स्पॉटेड डियर है, याक है, स्नो लियोपार्ड है। तो ये सब एग्जांपल है एनिमल्स के। आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे यहाँ देखो 1000 से 2000 मीटर अगर हाइट है हमारा तो उसे हम बोलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना, या फिर उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। इसके आगे 1500 से 3000 मीटर यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके एग्जांपल है पाइन, देवदार, सिल्वर फर वगैरह। 3600 मीटर के ऊपर आपको मैं बताया था कि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, श्रब्स और स्क्रब्स वगैरह। इसके ऊपर है अल्पाइन ग्रासलैंड और उसके आगे है मोसेज एंड लाइकेंस। इसमें यहाँ पे दिया हुआ जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कश्मीरी स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, तो ये आप देख लेना। तो ये हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये लास्ट है नेचुरल वेजिटेशन का। मैंग्रोव फॉरेस्ट को ही हम कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट। अब आप नाम से समझ सकते हो कि टाइडल फॉरेस्ट हम क्यों कहते हैं इसे। जब भी कोई प्लांट या वेजिटेशन कोस्टल एरिया में पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल फॉरेस्ट। नाम से ये चीज़ दिख रहा है आपको। ये फीचर्स इसके आप देख सकते हो यहाँ पे, फाउंड इन कोस्टल रीजन्स एंड रिवर डेल्टास। ये कहाँ पाए जाते हैं, रिवर के डेल्टास पे और कोस्टल रीजन में। अब आपको पता है कि कोस्टल रीजन में जो वाटर होगा वो कैसा होगा, सलाइन होगा। तो यहाँ पे लिख रहा है ट्रीज ग्रो इन सलाइन वाटर। अब जो भी ट्रीज सलाइन वाटर में ग्रो करता है उसे हम कहते हैं हेलोफाइटिक ट्रीज। ये सब बहुत कोई कंसेप्ट समझने वाला नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से देख के कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें, है ना। अब जब कोस्टल एरिया में होगा तो आपको पता है कि रूट्स आर पार्शियली सबमर्ज्ड। रूट्स उसके कहाँ सबमर्ज्ड होंगे, पानी में। तो जो रूट्स पानी में सबमर्ज्ड होंगे वो रूट्स ही इसका ब्रीदिंग रूट होगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखो लिख रहा है ब्रीदिंग रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोरस। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जो ट्री पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुंदरी ट्री। आपको पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो डेल्टा है हमारा, सुंदरबन डेल्टा, वहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ही मिलता है। तो सुंदरबन डेल्टा में आपको पता है कि सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाया था, सुंदरबन डेल्टा में जो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के एंड पे। आपको पता था कि ये रिवर डेल्टाज में ही मिलता है हमें। तो डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ भी हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें बस आपको पॉइंट ऊपर ऊपर से याद रखना है। आप ये इंडिया के मैप में देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना। पहला जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप देख सकते हो कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है। ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स पे है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, तो यहाँ है। तो
ये आप देख सकते हो कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहीं पे है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है। इसके आगे आप देखो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। आपको मैं बताया था कि डिसीडियस फॉरेस्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया का। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में ये है फैला हुआ है ना। इसके आगे आप देख रहे हो माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आप देख सकते हो कि J&K में, हिमाचल के कुछ पार्ट्स में, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ देखो ये कोस्टल एरिया, ये है डेल्टास रिवर्स के। इसके आगे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, इसमें थॉर्न फॉरेस्ट क्यों पाया जा रहा है इस एरिया में? क्योंकि ये रेन शैडो लुक, कहने का मतलब वेस्टर्न जो घाट्स है इसका ये रेन शैडो लीवर्ड साइड है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट पाया था? ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। इसके आगे जो हमें देखने को मिलता है वो वाइल्ड लाइफ। इंडिया में वाइल्ड लाइफ के मायने क्या है आप ये देख सकते हो कि पहले वाइल्ड लाइफ का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक लाइफ फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ हम किसे कहते हैं? ये सारे चीज़ को जो इंक्लूड करे, मतलब ये वाइल्ड लाइफ के अंदर ये बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक लाइफ भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सबको हम क्या कहते हैं? होलिस्टिकली वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फाउना। फाउना का मतलब ही होता है एनिमल। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज। इंडिया के पास जो एनिमल स्पेस है उसके नंबर्स क्या है? 90,000 है। आप सोच के देख सकते हो कितना ज़्यादा डाइवर्स होगा ये चीज़। अबाउट 20,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। कहने का मतलब कि वर्ल्ड में जितने टाइप ऑफ स्पेसीज हैं बर्ड्स के, उसका 13% इंडिया में है। देयर आर 2546 स्पेसीज ऑफ फिश, जो कि 12% है वर्ल्ड का, है ना। तो 2546 स्पेसीज ऑफ फिश है, ये 12% है वर्ल्ड के टोटल स्पेसीज का। इसके आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो फूड चेन को मेंटेन करते हैं। कैसे? एक जो वाइल्ड लाइफ का जो स्पेसीज है वो आगे और पीछे दोनों स्पेसीज से वो जुड़ा हुआ होता है ना। किसी के लिए वो प्रेडेटर और किसी के लिए वो फूड है। तो ये पूरे फूड चेन में लिंक्ड रहता है सब चीज़। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेगा। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के कुछ एग्जांपल्स: एलिफेंट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, राइनोसेरस, कैमल। बर्ड्स के कुछ एग्जांपल दिए। पिकॉक आपको पता है कि नेशनल बर्ड है। पैरेट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये सारे एग्जांपल्स। रेप्टाइल्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए। एक्वेटिक लाइफ के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फिश, डॉल्फिन, टर्टल्स वगैरह, है ना। अब एक जो यहाँ पे टर्म हमें देखने को मिल रहा हुआ है इंडेंजर्ड स्पेसीज। ये क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पेसीज हम वैसे स्पेसीज को बोलते हैं जो विलुप्ति के कगार पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ, ये दोनों को इंक्लूड हम करते हैं, विच आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो विलुप्ति के कगार पे आ गया है। अब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हम हंटिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए। आप देख सकते हो इसके रीजन्स क्या है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब अगर हम जंगल काट रहे हैं, उनके घर ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे स्टे करेंगे कहीं पे वो, है ना। तो इससे क्या है, उनके नंबर्स फॉल हो रहे हैं, नंबर उनके डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये एक वजह है। एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं हम। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, तो ये सारे वजह हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टाइगर, राइनोसोरस, एशियाटिक लाइन, इंडियन बास्टर्ड। तो ये सारे एग्जांपल हैं इंडेंजर्ड स्पेसी। आपको पता है वैसा स्पेसी जो एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कहने का मतलब कि जो विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पेसीज। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ये जो फ्लोरा एंड फाउना है इनके जो नंबर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? पहला तो है डिफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब कि अगर हम जंगल को लगातार काटते जाएंगे तो इससे क्या होगा? हैबिटेट लॉस होगा। तो जब हम उनके हैबिटेट को ही इरेज करते रहेंगे, लगातार जंगल काटते रहेंगे, तो कहाँ पे रहेंगे आप ये समझो। तो इससे क्या होगा? उनके नंबर ऑफ ऑब्वियसली वो डिक्रीज ही होंगे। इसके आगे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब लगातार पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा, तो इससे क्या है? डिमांड भी बढ़ता जाएगा ग्रेन्स का। तो ग्रेन्स का जब डिमांड बढ़ेगा तो उससे एग्रीकल्चर ही हमें करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर जो होगा वो कहाँ एक्सपेंड होके हो रहा है? हम फॉरेस्टेड लैंड को ही तो कट कर रहे हैं और उसके बाद हम उस पर क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे भी क्या है, जो जंगली जानवर वगैरह हैं उसके नंबर लगातार डिक्रीज होंगे। अर्बनाइजेशन, बहुत एक्सपेंसन हो गया अर्बन एरियाज़ में। इंडस्ट्रियलाइजेशन,
माइनिंग एक्टिविटी, ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर के भी आपको कुछ एग्जांपल्स रिसेंट पास्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे वजह हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फाउना के नंबर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, सॉरी। तो ये सब पॉइंट्स आप देख लेना, आप याद कर लेना ऊपर से। इसके अगर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसके बचाने के लिए, इससे हम होल्ड करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमारे गवर्नमेंट ने हमने लिया हुआ है। तो इसका पहला जो होगा कंजर्वेशन मेजर, ऑफ कोर्स वो एफोरेस्टेशन होगा। हमें जंगल को लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके हैबिटेट में अगर हम उन्हें सेटल करते हैं तो उनके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हमें बनाना चाहिए जो कि अभी 573 नंबर है। नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए जो कि 106 नंबर है। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 18 नंबर है। बैन ऑन हंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हंटिंग कम करना चाहिए। पोचिंग, ये भी हंटिंग ही होता है पैसों के लिए। तो इस इन सब चीज़ों को अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा आते रहता है नियर फ्यूचर, मतलब पास्ट में आप देख रहे हो कई जगह एग्जाम्पल में ऐसा कि हाथी और जो शेर वगैरह होते हैं कई जगह पे वो शहर या किसी बस्ती में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो किसी इंसान को लॉस होता है या फिर वो मारे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसके आगे ये आप देख सकते हो जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, आप इस मैप में देखना। आप ये देख सकते हो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे, रणथंभौर है, शिवपुरी है, राजाजी है, कॉर्बेट है, दुधवा है। तो ये सब नेशनल पार्क्स हैं। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह भी हैं। तो ये सब आप देख के थोड़ा मैप को अच्छे से रीड करना ताकि एग्जाम में आपको इजली ये सब चीज़ें मेंशन करने को मिल जाए। इसके आगे गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव, जो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया। इसमें कई ऐसे प्रोविज़न है जिसमें हमें एफोरेस्टेशन का, हंटिंग का, ये सब चीज़ों को रोकने का मतलब प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके पनिशमेंट के भी कुछ प्रोविजंस हैं इसमें। तो इससे क्या होगा, हेल्दी ग्रोथ ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, है ना। दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया था, 1 अप्रैल 1973। अभी आपको पता है कि 3682 इंडिया में टाइगर्स के नंबर हैं। प्रोजेक्ट राइनो, ये भी 2005 में आया था। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, आपको पता है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम क्या है। जब हम एफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटिंग किसी अनयूज लैंड या बैरन लैंड पे हम स्टार्ट कर देते हैं, उससे जब सोसाइटी को फ़ायदा होने लग जाता है, फ़ायदा कहने का मतलब उन्हें फ्यूल मिलता है, एनिमल के लिए फॉडर मिलता है, तो इसे ही हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। अब फिर से समझना, जब भी ट्री प्लांटिंग या फिर एफॉरेस्टेशन किसी अनयूज लैंड पे या बैरन लैंड पे हम स्टार्ट करते हैं जिससे सोसाइटी को फ़ायदा भी हो, इसे हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। इसका एक और मतलब आप आराम से समझ सकते हो, जैसे फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप ऐसे डेमोक्रेसी का डिफिनीशन शायद आपको याद होगा इस तरीके से। तो इसे ही हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। आपको मैं बताएं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं जो कंजर्वेशन में हमें हेल्प करते हैं। 18 इसके नंबर है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, टू प्रोटेक्ट लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो जिस भी एरिया का नेचुरल या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं जिसका नंबर 18 है। आप इस इमेज में देख सकते हो, उसके सारे नंबर दिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सुंदरवन, नोकरेक, मानस एंड दिब्रू सैखोवा। तो ये सारे इसको आप देख लेना मैप में इजली, है ना। इधर भी है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, अचानक हमारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके आगे क्या है, की टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं, बहुत ही बेसिक मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ। फ्लोरा आपको मैं बताया था कि जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं किसी एरिया के। फाउना क्या है, एनिमल वाल जो एनिमल लाइफ है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इंडेंजर्ड स्पेसीज आपको मैं बताया हूँ कि जो स्पेसीज फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो विलुप्ति का जो रिस्क फेस कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो ये हमारा चैप्टर का एंड है। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज एज वेल।